ओके। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी को संध्या नमस्कार। एक बार फिर से शाम 9 बजे वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं? कल हमने टॉपिक आप सभी से डिस्कस किया था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो क्या थी? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, किस एटमॉस्फेयर जो वर्ड होता है वो एक्चुअली किस जगह से रिजेंबल करता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में बैठे देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए हाउ मेनी गाइज आर लाइव। एंड मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर है ऐसी मैं आशा करती हूँ। ललित जहांगीर ने का मैसेज आया है, मेघवाल जी आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। रितेश गौरव सिवाच, वेरी गुड इवनिंग। प्राची सिंह, पिकेश, एवरीवन मोस्ट वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सौरभ नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, कल हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एक चीज समझी कि ग्रीन हाउस वर्ड आया कहां से। ग्रीन ग्लास हाउस से वर्ड आया कि जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है कहां पर? विदेशों में नर्सरी वगैरह का बिजनेस चलाया जाता है। छोटे स्मॉल सैपलिंग, छोटे पौधे जो कि बहुत तेज प्रत्यक्ष प्रकाश को भी नहीं झेल पाते हैं, सूख जाते हैं, या फिर बहुत एकदम ठंडे एटमॉस्फेयर, तो उन्हें एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, एक निश्चित तापमान जो चाहिए होता है, वो ग्रीन ग्लास हाउस, ट्रैपिंग ऑफ हीट, इस फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए ये शब्द दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कल हमने गैसेस से संबंधित चीजों पर चर्चा की थी। आशा करती हूँ वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। दो प्रकार की संधियों पे भी हमने बात की थी, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। तो मैंने आप सभी से बताया था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? याद रखेंगे, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या जिनके बारे में हम जानते हैं क्या, कि ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओवरऑल ये मैं वर्बल रिवीजन दे रही हूं कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जिसको हम बोल देते हैं क्या? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रण, मतलब हरित ग्रह प्रभाव पर नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, पंकु नेगी, स्वागत है आप सभी का। आज हम उसी फिनोमिना को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। जतिन मनचंदा, आप पहली बार लाइव हैं क्लास में? क्योंकि ये नाम मैंने शायद पहली बार नोटिस किया है। चलिए जतिन जी, क्लास के अंत में हम आप सभी के प्रश्न लेंगे। एक बार सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक चल रहा था आज, उसका पार्ट 2 है एनवायरमेंटल, मोटा है काफी पेन, चलो। पॉल्यूशन, आज हम इसमें वाटर पॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण। तो दोस्तों, कल हमने चर्चा की क्या, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं जो कि क्या कर देती हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, क्षय करती हैं। होते क्या है सीएफसी गैसेस? सीएफसी गैसेस को एक्चुअली फ्रेयॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयॉन्स, फ्रियॉन्स। तो व्हाट इज द फ्रियॉन? तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फ्रियॉन कोई एक गैस नहीं है। सीएफसी किसी एक गैस का फॉर्मूला नहीं है सीएफसी। तो याद रखेंगे क्या? दिस इज द फैमिली ऑफ गैसेस। क्या है फ्रियॉन्स? तो मैंने आपको पहले भी शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब क्लास ले रहे थे तब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपके सामने मैं एक हाइड्रोकार्बन बना रही हूं जिसका नाम क्या है? मेथेन, CH4। इस हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है मेथेन, इसमें अगर हाइड्रोजन की जगह हमें हेलोजन्स मिले हुए पाए जाएं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, तो फिर अब इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोमेथेन। ठीक है, और ये किस फैमिली में काउंट होगी? फ्रेयॉन्स की फैमिली में काउंट होगी। तो क्लोरोफ्लोरोमेथेन मतलब CH2FCl, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चारों हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करा देते हैं, किससे? चारों हाइड्रोजन हमने रिप्लेस करा दिए, किससे?
क्लोरीन से। तो एक बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, ये भी एक गैस होती है जिसे किस नाम से हम जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाँ, तो याद रखेंगे कि इसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हैलोजन, हैलोजन बोले तो क्लोरीन एडेड है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इट इज जस्ट द फैमिली ऑफ गैसेस विच इंक्लूड्स विद द हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन जैसे हैलोजन युक्त होते हैं। तो याद रखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी किस में काउंट होगा? एक प्रकार की कैसी गैस हो गई? फ्रियोन गैस हो गई। तो फ्रियोन क्या है? फ्रियोन के लिए अगर आपको 4 स्टेटमेंट दे देता है तो फ्रियोन से हम क्या समझते हैं? स्टेटमेंट वाइज आप लिखिए, दिस इज द फैमिली ऑफ गैसेस, दिस इज द फैमिली ऑफ गैसेस which includes with that hydrocarbon gases merged with halogen, halogen like chlorine fluorine। ठीक है, तो CFC या जिसे फ्रेयॉन्स कहते हैं, क्या ये गैसों का वह परिवार है? यह गैसों का या हाइड्रोकार्बन गैसों का, इस प्रकार से कहिए, यह हाइड्रोकार्बन गैसों का वह परिवार है जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन जैसे हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन जैसे हाइड्रोकार्बन, सॉरी हैलोजन क्या पाए जाते हैं? मर्ज मतलब संलिप्त पाए जाते हैं, संलिप्त होते हैं। और ये बात हम सभी को पता होगी क्या कि अब तो ये प्रश्न भी पुराना हो चुका है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों को क्या, हाँ, क्लोरोफ्लोरो मेथेन भी बोल सकते हैं। जी हाँ, तो याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोमेथेन एक ही बात हो गई। तो यहां पर देखते हैं एक बार क्या कि इसको हम रेफ्रिजरेटर्स के तौर पर किस में यूज करते हैं? रेफ्रिजरेंट का मतलब शीतलक के रूप में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इनका प्रयोग, इनका यूज हम एज अ शीतलक, एज अ कूलेंट या जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, शीतलक के रूप में करते हैं। कूलेंट के रूप में किस में करते हैं? एसी तथा फ्रिज में करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद दूसरा जो एक हानिकारक प्रदूषक है जिसे किस नाम से हम जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली एक ऐसी गैस है जो कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ये वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान उत्पन्न होती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में काउंट होती है। किसके लिए? कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होती है। तो याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह हमने शायद पढ़ाई भी है जब हमने गैसेस आपको कवर करवाई हैं। लाफिंग गैस भी इसी को कहते हैं, हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए क्या कि एक जाना माना एनेस्थेटिक है। सेकेंड मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो याद रखेंगे कि यह इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के बाद सबसे
ज्यादा हानिकारक है। इसके लिए ओजोन परत ह्रास के लिए या क्षय के लिए। ऐसे हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रीस्टले। डिस्कवरी डन बाय जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा इनकी खोज की गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मिलता है, रेयरली रिएक्शन करती नहीं है। तो वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस अभिक्रिया करके बनती है? तो नाइट्रोजन वैसे तो 78% मिलती है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है, इसको टूटने के लिए काफी बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है। तो याद रखेंगे क्या, इसलिए अगर हमसे पूछा जाता है वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान यह बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वो पॉइंट्स हैं जो कि नाइट्रस ऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? इसी प्रकार से यदि हमसे पूछा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस कौन सी है, तो हमें सबसे पहले नाम याद होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ईंधन के आंशिक दहन पर उत्पन्न होती है? सो विच इज ऑल्सो, ऐसे कैसे पूछ लेता है इसको, तो याद रखेंगे इट इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल गैस। याद रखेंगे ईंधन के आंशिक दहन पर, आंशिक दहन मतलब बोले तो पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन पर उत्पन्न होती है, रिलीज होती है। कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक दम घोटू गैस। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि ज्यादातर कि किसी कमरे में क्या हो जाता है, मान लो कोयले के या लकड़ी के धुएं की वजह से अगर दम घुटने से लोगों की मौत हो रही है, तो उसका कारण कौन सी गैस है? तो याद रखेंगे दम घुटने से या आग में दम घुटने से लोगों की मौत का कारण कौन सी गैस है? याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे किसको प्रभावित करती है? हमारे अंगों को प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र। तो याद रखेंगे क्या कि डायरेक्टली इट मेक्स द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखेंगे कौन सी गैस है जो मानव रक्त हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण प्रकट करती है? तो याद रखेंगे क्या, इट मेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, hemoglobin and shows attraction towards hemoglobin, ठीक है। तो याद रखेंगे यह मानव रक्त हीमोग्लोबिन के प्रति, यह मानव रक्त हीमोग्लोबिन के साथ किसका निर्माण करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। बनाती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से हमको रिलेटेड पता होने चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, श्वसन तंत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। वायु प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसें आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का ही अपर रूप है, ये हमने पहले भी आपको क्लासेस में बताया है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बात करते हैं थोड़ा सा किस पे, वाटर पॉल्यूशन या वाटर हार्डनेस के बारे में। आज
हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? हार्डनेस ऑफ वाटर, या जिसे हम पढ़ के आते हैं किस नाम से, जल की कठोरता। जल प्रदूषण में या इस वाटर पॉल्यूशन वाले टॉपिक में से जब बातें आती हैं तो कारण क्या पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर हार्डनेस, कि जल की ऐसी कठोरता किसके कारण होती है, जल की ऐसी कठोरता का निवारण कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषित जल कौन सा है, प्रदूषित जल को मापते कैसे हैं, ये क्वेश्चन है हमारे वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं। बेसिकली द हार्डनेस ऑफ वाटर इज टू टाइप। तो याद रखेंगे जल की कठोरता कितने टाइप की हो जाती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो वो जिसे हम स्थायी कठोरता बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पढ़ के आते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ये किसके कारण होती है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार की कौन सी होती है? दूसरी होती है अस्थाई, अस्थाई कठोरता, या जिसे हम बोल देते हैं क्या, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अस्थाई कठोरता यह वो हार्डनेस होती है जो कि पानी को गर्म करके दूर हो जाती है। आपने ज्यादातर सुना होगा, डॉक्टर्स बहुत सी बीमारियों में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, कि वैसे भी कि नॉर्मली हमको गर्म करके अच्छे से उबाला हुआ पानी ठंडा करके और भर लेना चाहिए थर्मस में और उसका सेवन करना चाहिए। कौन सी कठोरता दूर हो जाती है? तो याद रखेंगे अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो ये किसके कारण होती है? लिख लेते हैं फटाफट दोनों के बारे में। क्या? द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्टली किसके बारे में बात करेंगे? द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, कि जल की जो स्थायी कठोरता होती है, ये किसके कारण होती है? तो बेसिकली कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, जो कि क्या चीजें होती हैं? ज्यादातर ऐसे कैल्शियम मैग्नीशियम कौन सी धातुएं हैं? ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में आते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। क्या बोलते हैं इन्हें? हम क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। इनका नाम ही हमें बता रहा है कि मिट्टी में ये पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के ही साल्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। तो अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ज्यादातर सल्फोनेट्स बन जाते हैं, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स बन जाते हैं, दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो याद रखेंगे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, फ्लोराइड तथा किसके कारण? सल्फोनेट लवण बनने के कारण। साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? साल्ट्स किसके लिए? जल की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है, स्थायी कठोरता का कारण है। निवारण क्या है? गर्म करके दूर नहीं होती। तो याद रखेंगे क्लार्क विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्लार्क विधि। तो क्लार्क इज एक्चुअली, आप ऐसे समझो कि जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हुए और एक तरफ जो इनकी अशुद्धियां हैं, किसकी अशुद्धियां हैं? क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स की। तो धातुओं जो अशुद्धियां हैं उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम को हम एनोड पर और अशुद्धियों को, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स हैं, इनको कैथोड पर एकत्रित करके और शुद्धिकरण करने का, हाँ ठीक है विशाल। तो याद रखेंगे वो विधि जिसमें हम विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा जो जल का शोधन करते हैं, वो
इसमें से काउंट होती है। तो क्या सिर्फ क्लार्क विधि का यूज किया जाता है? नहीं, अन्य विधियां भी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध विधि जो कि फेमस है वो है क्लार्क। तो यहां पर लिख लेंगे हम नोट करके क्या, कि स्थायी अशुद्धता का, स्थायी अशुद्धि किसके द्वारा दूर नहीं हो पाती? स्थायी अशुद्धि का निवारण उबाल कर संभव नहीं है। निवारण उबाल कर संभव नहीं है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए प्रसिद्ध किस विधि का? क्लार्क्स। क्लास रिएक्शंस आर बेसिकली फेमस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके लिए क्लार्क विधि का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? ओके तो ये हमारी हो गई परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और दूसरी प्रकार की हमने आप सभी को बताई द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, या जिसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वो होती है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के किसके कारण? बाइकार्बोनेट लवण के कारण होती। बाइकार्बोनेट्स आर बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जल की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार। और सॉल्यूशन क्या है? आसुत जल, जल का आसवन करना। द डिस्टिलेशन ऑफ द वाटर इज ऑल्सो वन सॉल्यूशन। हाँ, परम्यूटेड विधि का भी यूज करते हैं पंकु, तो इसमें ऐड कर लो, इसमें ऐड करवा देते हैं। ठीक है, एक और हमारे क्लास में स्टूडेंट ने एग्जाम्पल दिया है, क्लार्क विधि का मैम यूज करते हैं, परम्यूटेड विधि का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो लिख लो परम्यूटेड प्रोसेस या विधि का प्रयोग भी, विधि भी जल के शोधन से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके तो अस्थायी कठोरता और कठोरता पे तो हमने बात कर ली। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली जब ये अशुद्धियां पाई जाती हैं, खासकर कि इन अशुद्धियों के बारे में अगर बात करें, क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स, तो ये कौन कौन से रोग देके जाती हैं? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, दांतों के ऊपर लाल भूरे रंग के धब्बे पड़ना, ये किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड्स के कारण होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक फेमस रोग है जिसे इटाई रोग बोलते हैं, वो भी जल की अशुद्धि से ही होता है। इसको हम अलग से लिखवा देते हैं वन लाइनर्स में। तो यहां पर लिख लो क्या, कि जल में कैडमियम की अशुद्धि किसका कारण बनती है? अशुद्धि किसका कारण बनती है? याद रखेंगे, इटाई रोग का कारण बनती है। इटाई रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पीने वाले पानी में या जल में मरकरी की इंप्योरिटी है, Hg मतलब समझ रहे हो, पारे की अशुद्धि है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? याद रखेंगे, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग ये किससे संबंधित है? जल में पाई जाने वाली पारे की या पारद की अशुद्धि से संबंधित है। कर ले जाओगे। ऐसे ही आपसे अगर पूछ ले कि कौन सा फैक्टर है जो कि सिलिकोसिस रोग का कारण बनता है, तो ऐसे उद्योग धंधे जिसमें इंसान का सिलिका पार्टिकल से पाला पड़ता है, जैसे कि कोई दिहाड़ी मजदूर है जो दिन भर रेता बजरी का काम करता रहता है, उसका सिलिका पार्टिकल्स के बीच काम है रेत में। कोई चीनी मिट्टी उद्योग से संबंधित है,
तो याद रखेंगे सिलिकोसिस रोग, सिलिकोसिस डिजीज, ये किससे संबंधित है? ये हमें पता होना चाहिए कि लंग्स पे कट लग जाते हैं। सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो महीन महीन सिलिका पार्टिकल जो सांस के माध्यम से जाकर और किसके ऊपर, फेफड़ों के ऊपर कट मार देते हैं, सांस लेने में जलन का अनुभव होता है। तो याद रखेंगे सिलिकोसिस रोग, ये भी बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। ये वन लाइनर में मैं बता रही हूं, ये किससे संबंधित है? किन उद्योग की? वह व्यक्ति जो रेत, चीनी मिट्टी उद्योग, सिरेमिक्स वर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सिरेमिक्स उद्योग से संबंधित हैं या कांच का काम करते हैं, संबंधित हैं, उनको फेफड़ों संबंधित ये रोग हो जाता है। फेफड़ों संबंधित रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलिकोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ब्लैक लंग डिजीज किससे रिलेटेड है? ब्लैक लंग, या हिंदी में इसी को कई बार पूछ लेता है काला फेफड़ा बीमारी, ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे इसमें कार्बन पार्टिकल्स आपके फेफड़ों पर जम जाते हैं। तो याद रखना है क्या कि ब्लैक लंग डिजीज ज्यादातर कोल से, कि श्रमिक जो कोयले की खान में काम करते हैं, कोयला उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं, तो याद रखेंगे उनको, कोयला उद्योग से संबंधित है। उनके फेफड़ों पर या उनके श्वसन तंत्र में पर कार्बन का जमाव इसी से संबंधित है, जिसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छे से याद रखनी है। इसी प्रकार से अगर लेड की अशुद्धि शरीर में पहुंच जाती है तो भी दिक्कत होती है। आपको पता होना चाहिए सिंदूर पानी में बहाना क्यों वर्जित है? तो लेड इंप्योरिटी इन वाटर, लेड की अशुद्धि पूरी तरीके से विषाक्त है। लेड की अशुद्धि जल को विषाक्त करती है। और किसको प्रभावित करती है? डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को। किसको? प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आई बात समझ में? बेसिक सी चीजें हैं, इनको अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, वाटर पॉल्यूशन में आपसे पूछा जाए यदि कि कौन से पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है, कर ले जाओगे? POD5 पैमाना क्या होता है? तो किसके माध्यम से पीने वाले जल को ये नोटिस किया जाता है? कैसे पता लगता है कि कि किसी भी जलाशय का पानी पीने योग्य है या नहीं है? तो जल की अशुद्धि का एक मापक है जिसे हम बोलते हैं BOD5। व्हाट इज BOD5? एक्चुअली आप बहुत सरल भाषा में समझिए कि किसी भी जलाशय का, किसी भी नदी का जल पीने योग्य है या नहीं है कैसे पता चलता है? तो साइंटिस्ट के द्वारा उसका सैंपल लिया जाता है। एक सैंपल सपोज हमने आज लिया और एक सैंपल हमने लिया 5 दिन के बाद, तो ये 5 दिन, 5 जो है ये उसी 5 दिन को रिप्रेजेंट करता है। और ये चेक किया जाता है कि 5 दिन के अंतर पर उस पीने वाले जल, उस जल में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितनी तेजी से घट रहा है। अब यहां पे बात आती है कि ऑक्सीजन का लेवल घटने के कारण क्या होते हैं। पानी अगर बहाव कहीं पर रुकता है,
जैसे कि अगर हम बात करें, एक है बहता हुआ जल और एक है तालाब में भरा हुआ जल। तो ऑब्वियस सी बात है, रुका हुआ जल जिसमें कवक और शैवाल पनपने लग गए हैं, जिसमें जलीय वनस्पतियां पनपने लग गई हैं, जिसमें आम भाषा में बोले काई जमने लग गई है, कमल सिंघाड़े जैसे पौधे अपने आप जमने लग गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऐसे पेड़ पौधे जो कि विशेष रूप से आपने नोटिस किया होगा कि पानी में पनपते हैं, क्योंकि वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने मतलब उसके लिए पनपने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, पानी की ही ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारक कौन होते हैं, इंसानी गतिविधियां। आपने सुना होगा हरिद्वार वगैरह में जल का स्तर अक्सर चेक किया जाता रहता है, क्योंकि ये वह नदियां हैं, वह घाट जहां पर लोग कहीं ना कहीं गए दर्शन करने और साथ में फूलों की माला चढ़ाए आए। अब फूल आगे जल के लग गए किनारे, जब वहां पे सफाई होती है तो और कुछ नहीं, इंसानों द्वारा ही, भले ही धार्मिक मान्यताओं के चलते, लेकिन जो निकलता है वेस्ट। अब आप एक बात बताइए, सबको क्या करना है? अच्छा, ठीक है, प्रवीण गुर्जर, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो BOD 5 पे जरा बात करते हैं, फुल फॉर्म लिखिए सबसे पहले इसकी, क्या है? दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस नाम से जानते हैं इसे हम? इसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। ऑक्सीजन मांग क्या होता है ये? इस पैमाने का प्रयोग, दिस इज द पैरामीटर, जहां पे 5 का क्या मतलब है वो भी लिख लो। 5 का मतलब है 5 डेज, मतलब 5 दिन। क्या क्या है ये? तो याद रखेंगे इसका, दिस इज द पैरामीटर, दिस इज द पैरामीटर which is used to determine the oxygen level in any water resource within 5 days। तो इसके माध्यम से ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ज्यादातर इंसानी गतिविधियां ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रेजेंटली अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कौन, प्रेजेंटली अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर कौन सा होता है, या जो सबसे ज्यादा कारणों में, अगर इन मोस्ट यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में अगर बात की जाती है कि वह कारक जो कि जल प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं, तो उसमें सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट लिस्ट में नाम आ जाता है किसका? ग्रे वाटर। ग्रे वाटर को हिंदी में भी आप इस प्रकार से ग्रे वाटर, क्योंकि ये इसी नाम से फेमस है। क्या होता है ग्रे वाटर? तो याद रखेंगे ग्रे वाटर क्या है। ऑप्शन में अक्सर जब दे देता है ना कि इंडस्ट्रियल वाटर, कल कारखानों से निकला पानी, कौन सबसे ज्यादा गंदगी पहुंचा रहा है, तो ग्रे वाटर। व्हाट इज ग्रे वाटर? डोमेस्टिकली यूज्ड वेस्ट वाटर। आप एक बात बताओ, इंसान की, भाई देश की इतनी बड़ी आबादी है, वो वेस्ट वाटर जाता कहाँ है? बड़े बड़े गटर या बड़े बड़े नाले हैं, शहर की गंदगी है, घरों से निकला ही तो गंदा पानी है उसमें। ऑब्वियस सी बात है, शौचालय से निकला गंदा पानी, फ्लश यूज करके आए आप, किचन का निकला हुआ गंदा पानी, है ना। तो याद रखेंगे व्हाट इज ग्रे वाटर, तो याद रखेंगे द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, या ऐसे कह सकते हैं मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में जल प्रदूषण के लिए मुख्य उत्तरदायी घटक कौन सा है? तो यह है भारत में जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
उत्तरदायी घटक है ग्रे वाटर। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली domestically used wastewater of our kitchen and toilets हिंदी में इसी बात को हम कह सकते हैं घरेलू स्तर पर क्या? हाँ बिल्कुल सुमित कुमार, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सुमित, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। ठीक है, और बढ़िया से जितना इधर करा रही हूं वो कर ही लेना। ठीक है, और बाकी इसके बाद हम मॉक सेशंस भी लेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, अम्ल वर्षा वगैरह हम आपको पहले करा चुके हैं। तो अगर आप इसमें, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन वाले चैप्टर में अम्ल वर्षा भी कराते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आर्टिफिशियल रेन और एसिड रेन मैं आपको पहले चैप्टर्स में करा चुकी हूं। यहां पर हम कुछ और टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम, तो कौन कौन सी जल के शोधन से संबंधित विभिन्न प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं कि वाटर प्योरिफिकेशन, क्या ग्रे वाटर का केमिकल फॉर्मूला भी? हाँ नहीं, देखो मैंने बोला ना, द वेस्ट वाटर इट इज नॉट फैक्टली। अगर बात करें हम, प्रवीण का आई थिंक कमेंट, हाँ प्रवीण गुर्जर का कमेंट है कि मैम इसमें तो कोई एक रसायन नहीं है, वेस्ट वाटर है नाले का गंदा बहता हुआ पानी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई एक विशेष प्रकार की, अब जैसे अभी हम हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ रहे थे, तो ज्यादातर ये वो हार्डनेस ऑफ वाटर है जो बोरिंग की खुदाई के दौरान निकल रही है। तो हमें पता है कि जमीनी अशुद्धियां, मिट्टी से संबंधित अशुद्धियां या मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व इसमें अशुद्धि का कारण बनते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के ही साल्ट्स होते हैं, उसमें तो हम फिक्स कह सकते हैं, इसको आप एक ही, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, क्या मैं बता रही थी, हाँ, कि जल के शोधन से संबंधित डिफरेंट प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले घरेलू स्तर पर बात कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में, कि आरओ प्रोसेस क्या होती है, तो जिसको हम बोल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आज हम बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का नाम होता है, ना कि कोई मशीन होती है। आरओ मशीन तो कई, आरओ इज व्हाट, आरओ क्या है? पुनः, जिसको हम बोल देते हैं क्या? पुनः परासरण विधि। हिंदी में इसी को हम किस नाम से पढ़ के आते हैं? पुनः परासरण विधि। क्या होता है पुनः परासरण विधि? तो बहुत सरल भाषा में समझिए, क्या कि केमिस्ट्री लैब में फिल्टर पेपर के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे केमिकल्स को छानने का, सरल भाषा में बोलें तो छन्नी, हम लोग किचन में क्या यूज करते हैं, चाय छानने के लिए छन्नी। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि जो आरओ मशीन होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, बहुत ऐसी पतली मेम्ब्रेन, एक ऐसी पतली झिल्ली जिसमें से महीन अशुद्धि, या जिसको हम बोल सकते हैं बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ, यू कैन से इम्प्योरिटी, एक साइड फिल्टर हो सकते हैं। लेकिन अब हम तुमसे अगर सरल भाषा में पूछें, एक हमने बहुत महीन छन्नी तुम्हें दे दी और कहा इससे चाय छाननी है, और आपने कहा कि मैम इसमें से अच्छे से निकल नहीं रही है नीचे, मैंने आपको छन्नी दे दी, ऊपर से चाय डाल रहे हो और बहुत महीन छेद है नीचे की ओर, निकल नहीं रही है, तुम क्या करोगे? बिल्कुल सच सच जवाब देना। आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि हो सकता है मैम हम ऊपर से चम्मच का यूज करके उसको फिल्टर करने की कोशिश करें, ऊपर से प्रेशर करने की। तो एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है आरओ में। व्हाट इज आरओ प्रोसेस? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, अशुद्ध जल होता है, और इसमें प्रेशर के माध्यम से झिल्ली के ऊपर का दबाव स्तर अलग होता है, नीचे सामान्य स्तर होता है। तो सर्टेन प्रेशर क्रिएट करके और जल के शोधन का एक प्रोसेस होता है। तो क्या है ये, याद रखेंगे, और पुनः परासरण विधि का प्रयोग जल के शोधन से संबंधित है, शोधन से संबंधित है, जिसमें हम करते क्या है, जिसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन,
जिसमें सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसे बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली लिख लो, वरना ये जो टिपिकल हिंदी वर्ड है ये बच्चे गड़बड़ कर देंगे। अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक तरफ क्या कर देते हैं, निश्चित दबाव के माध्यम से जल का शोधन किया जाता है। संबंधित है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ निश्चित दबाव उत्पन्न करके, सर्टेन प्रेशर क्रिएट करके, सर्टेन प्रेशर बनाकर जल का शोधन करते। तो दिस इज आरओ प्रोसेस। आरओ प्रोसेस के माध्यम से इसमें लेवल होता है, इसमें कई टाइप के आरओ भी होते हैं। देखो जो नॉर्मल आरओ प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया। अब इसी प्रोसेस में नीचे हमने क्या लगा दी, तांबे का वेसल दे दिया। तो कॉपर जिसको बोलते हैं ना कि मिनरल्स विल बी एडेड, तो कॉपर मिनरल्स पानी में ऐड होना आजकल इसलिए जरूरी हो गया है कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम लोगों में बढ़ता हुआ देख हर योगा करने वाला व्यक्ति या आसन करने वाला व्यक्ति या फिर जिसको हैव सर्टेन प्रॉब्लम स्किन कलर से रिलेटेड, वो क्या करता है आजकल कि तांबे का लोटा, तांबे का जग, उसमें अपना पीने वाला पानी रखने लगा है। आपने ये चीज बहुत कॉमन देखी होगी कि लोग मार्केट में इवन जो ऑफिस में ले जाने वाली 1-1 लीटर पानी की बोतलें हैं वो मार्केट में तांबे की बिकने लग गई हैं। कारण ये है कि एक कॉमन सी समस्या जिसको ल्यूकोडर्मा के नाम से हम जानते हैं, जिसमें इंसान के स्किन का कलर किसी का बहुत डार्क हो जाता है, किसी का वाइट हो जाता है, लेकिन ल्यूकोडर्मा, ल्यूक मतलब वाइट होता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में, तो उसमें सफेद दाग पड़ जाते हैं और वो छोटा सा दाग बढ़ता चला जाता है। कभी कभी किसी किसी की तो पूरी पूरी बॉडी सफेद वाइट चकत्ते से पड़ जाते हैं। तो याद रखेंगे आरओ मशीन में आजकल विभिन्न धातुओं का ऐसे ही यूवी चिप एडिशनल लग के आ रही है। तो केंटारो यूवी वाटर प्योरीफायर, तो प्रोसेस वही है, बस एडिशनल क्वालिटी दे दी गई है कि यूवी चिप ऐड कर दी गई है। तो याद रखेंगे कि इस प्रकार से हमसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सी किरणें यूवी रेज, कौन सी किरणें, परावैगनी किरणें जल से संबंधित कौन सी अशुद्धि का शोधन करती हैं, तो परावैगनी किरणें जल की बैक्टीरिया संबंधित अशुद्धि का या बैक्टीरियल इंप्योरिटी को प्यूरिफाई करती हैं, इंप्योरिटी दूर करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे तांबा कॉपर वेसल्स का क्यों यूज करते हैं, तो कॉपर वेसल्स या जिसको हम बोलते हैं ताम्रपात्र, ताम्रपात्र क्या करते हैं, त्वचा संबंधित रोग, संबंधित रोग में लाभदायक है। ठीक है, तो ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। एलम शायद मैंने आपको बताई थी, यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिसे हम बोल देते हैं फिटकरी, इसका बहुत बड़े स्तर पर आज भी गांव देहात के ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में प्रयोग होता है जहां पर पीने वाला पानी आज भी साफ नहीं आता। कैसा पानी है, क्या नेक्स्ट चैप्टर ले लूंगी, ठीक है, ओके खुश। चलो मनीष, ये वाला टॉपिक देखो, 1-2 चैप्टर तो मैं खुद कह देती हूँ बच्चों को कि पॉलीमर वाला चैप्टर तुम हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, पर आता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी ऐसा ही चैप्टर है कि आप इंटरेस्टिंग तरीके से, अब डेली लाइफ के एग्जाम्पल देके, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि आपको बोर ना होने दूं। ठीक है, इसके बाद ले लूंगी, तुम्हारी जो फरमाइश है मनीष वो चैप्टर हम इसके बाद ले लेंगे। ठीक है, पक्का, खुश। एलम की अगर हम बात करते हैं, क्या चीज, मोलर मास वगैरह निकालना, तो कल परसों मैंने उसमें सिखाया था, किसमें, प्रैक्टिस सेशन में भी तो सिखाया था। कोई बात नहीं, उसको ज्वाइन करते हो तो अच्छी बात है, कंपल्शन नहीं है, क्योंकि पढ़ाएंगे तो हम इसमें भी, इसमें तो जरूर ही पढ़ाएंगे। पानी सा, हाँ, एमएस के नाम से आईडी। तो जरा देखो, पहले फिटकरी की बात कर लेते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O।
जिसे हम फिटकरी या एलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिटकरी या एलम के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे ये डबल साल्ट होता है। फिटकरी या एलम इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। कौन से दो लवण हैं? ये पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। तो अगर तुमसे पूछे फिटकरी किसका एग्जाम्पल है? एकल लवण, द्विक लवण, त्रिक लवण, तो ये द्विक लवण का, डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। ये क्या करती है? क्यों वाटर प्योरिफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं? फिटकरी का टुकड़ा धागे में बांधकर, और पता चला पानी लेके आई गांव की महिलाएं, ऐसा क्षेत्र जहां पर औद्योगिक स्तर पर, गांव महिलाएं डोमेस्टिकल लेवल पे ही नहीं, औद्योगिक स्तर पर भी फिटकरी, अगर ऐसा कोई प्लांट है जहां पर पानी में क्या आ रही है? मिट्टी आ रही है, दलदला पानी है, तो फिटकरी का टुकड़ा घुमाते ही जो मड संबंधित, मडी वाटर से रिलेटेड, मिट्टी से संबंधित जो अशुद्धि है वो नीचे तली में बैठ जाती है। फिटकरी का एक नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं कोगुलेशन या स्कंदन, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं स्कंदन। तो ये मिट्टी की अशुद्धि को भारी करके नीचे तली में बिठाल देती है, ऊपर ऊपर का पानी अलग कर लिया जाता है। इस एलम का प्रयोग कई बार जिसको बोलते हैं स्किमिंग ऑफ वाटर में भी किया जाता है। ये स्किमिंग क्या होती है? तो बहुत सरल भाषा में समझो कि ये जो गंदा पानी जाता है ना बड़े बड़े नालों का, नदियों में बहाने से पहले, इसकी सिर्फ स्किमिंग करी जाती है। स्किमिंग में सरल भाषा में बात करें, क्या करते हैं? क्रेन या भारी भारी मशीनों के माध्यम से जो गंदगी है, सॉलिड वेस्ट, उसको अलग कर लिया जाता है। फिटकरी के माध्यम से बोरे के बोरे फिटकरी डालकर, और वह अशुद्धि जो कि कोगुलेट होकर, भारी होकर अलग हो सकती है और सुखाई जा सकती है, उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है। और तीसरा प्रोसेस होता है स्किमिंग, मतलब घुमाव के माध्यम से ऑयल, मतलब वसा संबंधित अशुद्धियां अलग की जाती हैं, फिर वो डिस्पैच कर दिया जाता है। हाँ, दाढ़ी के लिए तो यूज करते ही करते हैं, हम ये उस बता चुके हैं। तो याद रखेंगे द्विक लवण या जिसे डबल साल्ट हम बोलते हैं, इससे रिलेटेड याद रखेंगे कुछ बातें हम। क्या? कि एलम पीने वाले जल में, पेय जल में दलदली या दलदल या मिट्टी लिख लो, मिट्टी लिख लो, मृदा संबंधित जल में मृदा संबंधित अशुद्धि का स्कंदन करती है, संबंधित अशुद्धि का स्कंदन कर देती है। ठीक है, स्कंदन बोले तो कोगुलेशन। तो याद रखेंगे, इट इज यूज्ड टू ट्रीट मडी वाटर बाय कोगुलेशन। और जो तुम दाढ़ी वाली बात कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सच है कि बहते हुए रक्त का भी स्कंदन कर देती है। ऑल्सो कोगुलेट ब्लड, ऑल्सो कोगुलेट ब्लड, रक्त का भी स्कंदन करती है। ठीक है, ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई थी? एक तो आपको याद रखना है क्लोरीन, पीने वाले पेय जल का विरंजन करती है, नंबर 1। नंबर 2, KMNO4, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, लाल दवा या पोटेशियम परमैग्नेट जिसे हम बोलते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट। ये पहले कुओं में डाली जाने वाली लाल दवा के नाम से पूछी जाती थी। अब हमें ध्यान रखना है ये क्या, कि पानी की टंकियों में डाली जाती है। तो पानी के टैंक या पानी की टंकी में बैक्टीरियल अशुद्धि के लिए डाली जाती है, बैक्टीरियल अशुद्धि का शोधन करती है। भारी वाली या बड़े आकार की जो आरओ मशीन होती हैं, आरओ मशीन में एडिशनल पॉइंट्स मैंने क्या बताया कि यूवी चिप लगा दी, केंटारो यूवी वाटर प्यूरिफायर, नीचे कॉपर का वेसल दे दिया। और जो बड़े प्यूरिफायर्स होते हैं अस्पताल वगैरह में, किसी कारखाने में लगे होते हैं, तो याद रखेंगे उसमें ओजोन का यूज करते हैं। तो एक शब्द आपने सुना होगा, ओजोनाइजर। तो याद रखेंगे भारी बड़े बड़े आकार के, ये मैंने आपको शायद बताया था पहले, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है,
तो ओजोनाइजर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आकृति के तीन तीन ज्यादातर लगे होते हैं, जो और बड़े साइज का प्योरीफायर है वहां 5 भी लगे होते हैं। क्वांटिटी ऑफ ओजोन पे डिपेंड करता है। तो याद रखेंगे, ओजोनाइजर के माध्यम से ओजोन गैस द्वारा जल का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। और ब्लैक चारकोल, कार्बन की कैसी अवस्था, चारकोल फॉर्म, कोल फॉर्म, कोयले की अवस्था, इसका यूज किया जाता है बहुत सारे फेस वॉश वगैरह में। आपने सुना भी होगा पॉन्ड्स एक्टिवेटेड कार्बन फेस वॉश, गार्नियर मेंस एक्टिवेटेड कार्बन फेस वॉश। तो फेस वॉश में भी इसका यूज होता है। और याद रखेंगे, दुर्गंध जैसी अगर कोई स्मेल से इम्प्योरिटी आ रही है तो दुर्गंध, पानी की दुर्गंध संबंधित अशुद्धि का शोधन करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन, या जिसे हम सक्रिय कार्बन, या इसी को लिख लो, या ब्लैक चारकोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लैक चारकोल ये क्या करता है, दुर्गंध संबंधित अशुद्धि का शोधन करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम अच्छे से कर ले जाएंगे। सौरभ फोगाट करवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप इस चैप्टर को करें, इस पे प्रैक्टिस। अब पता क्या है, ये वो टॉपिक होते हैं जिसमें कुछ चीजें हैं जो कि थ्योरी क्लासेस में अच्छे से कवर, वरना ये ज्यादातर मॉक सेशन से, इसमें हम भी आपको मॉक सेशन करवाएंगे। इस टॉपिक के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं देखती हूँ अच्छे क्वेश्चंस उठा के फिर हम इसका मॉक सेशन कराएंगे। तो पॉल्यूशन वाला चैप्टर है, पॉलीमर वाला चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। वाटर इम्प्योर आप उठा के देखिएगा, एसिड बेसिस वाला जो टॉपिक था उसमें हमने और डिटेल में पीडीएफ भी पड़ी हुई है, उठा के देखना आप, मुझे अच्छे से याद है, नंबर नहीं तो मैं बता दूंगी। तो वाटर इम्प्योरिटी, जल का शोधन अलग से मैंने करवाया है आपको, ठीक है दोस्त। अन्यथा अभी तो मुझे क्लास नंबर प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, अभी मैं टॉपिक बता रही हूँ। तो मैं एसिड बेसिस वाला जो फाइल्स हैं उसमें देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेशन भी इसका हम करेंगे। तो आशा करती हूँ सौरभ फोगाट, रितेश, अभिनव कुमार, कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा। कुछ टॉपिक रह रहे हैं जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, मोलरता, मोललता, ये वाला टॉपिक जो मोलर मास वगैरह, ये सारी चीजें हम एक बार करवाएंगे और प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आऊंगी। अब प्रैक्टिस सेशन ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम लोग इंटरेस्ट शो करोगे अच्छे से करवा देंगे, और नहीं तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डलवा देंगे, तुम कर लेना। देखो, डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ मेनी गाइज विल बी लाइव देयर, ठीक है। तो अभिनव कुमार, रितेश, सौरभ, एमएस के नाम से आईडी है, मेघवाल जी, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।